वास्तव तौर पर गुलाम वंश के संस्थापक या कहा जाए तो दिल्ली के प्रथम शासक जिनके मकबरे में आज हम पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको इल्तुतमिश के मकबरे पर लेकर आ गया हूं। उनके इतिहास और उसकी सारी जो बातें वो आपके सामने पेश करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इसका बाहरी रूप कितनी अच्छी आयतों के साथ में लाल बलुआ पत्थर की कार्विंग करके बनाया गया है और इसके अंदर उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो कि इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे की मकबरे यानी कि सुल्तानगढ़ी, भारत के पहले मकबरे में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया था यानी कि इस प्रकार के बलुआ पत्थर, उन्हीं के इस्तेमाल से 1235 के समय में इल्तुतमिश ने अपने मरने से 1 वर्ष पहले अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था। उनकी इच्छा थी कि उनको मरणोपरांत यहीं पर दफन किया जाए। अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे और इसकी काफ़ी सारी बातों को देखेंगे, जहां पर हमें कूफी और नक्श शैली की जो कुरेदी हुई आयतें हैं वो दिखाई देंगी। जिससे पहले सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि वाइट संगमरमर के साथ में तकरीबन 8 फीट ऊंचा जो ये शाही मकबरा है, ये है गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश का मकबरा, जिनका शासनकाल शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के मरणोपरांत। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी की ही सेना के अंदर शामिल थे और 1192 के समय में जब पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हराया तो दिल्ली का जो भी राजपाट था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दिया गया था। तो 1192 से लेकर 1210 तक का जो समय था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में था और उनके मरणोपरांत आराम शाह के पास में दिल्ली सल्तनत आ गई थी। जो अमीर वर्ग के लोग थे उन्होंने आराम शाह को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे मात्र 6 महीने में मौत के घाट पहुंचा दिया था। वैसे तो दास प्रथा की शुरुआत कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि वो खुद भी मोहम्मद गौरी का ही एक दास था। पर अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो इसे बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दे दी गई थी। तो वास्तविक तौर पर गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुरान की जो आयतें हैं वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों पर कितनी बखूबी तौर पर गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं। दीवार के हर एक हिस्से में जहाँ पर भी अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे आपको एक विचित्र और अद्भुत जो डिज़ाइन है, जो कैलीग्राफी है, वो साफ तौर पर दिखाई देगी। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बेटी यानी कि रज़िया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासिका को अपनी मृत्यु के बाद में राजगद्दी पे बिठाने का एक अधिकार सौंपा था, उत्तराधिकारी बनाया था। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपरी हिस्से में इस पूरे मकबरे के अंदर इन घड़ुआ पत्थरों का कितने अच्छे तरीके से कारीगरों ने इस्तेमाल करके इनको एक बहुत सुंदर और शानदार डिज़ाइन में प्रस्तुत किया और ऑक्टागोनल अष्टकोणीय भुजाओं के साथ में इस पूरे मकबरे को तैयार किया था और उन्हीं की निगरानी में मकबरा तैयार हुआ था। वाला इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो डोम है, वो टूट गया था, लेकिन इतिहासकार कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इसके ऊपरी हिस्से को फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में रिपेयर भी करवाया, लेकिन कुछ समय तक भी वो ठहरा और बाद में उसके अंदर टूट फूट देखी गई। ये मुख्य तौर पर चारों दिशाओं से खुला हुआ है और इसके चारों दिशाओं में इसके मुख्य दरवाजे पर आपको इसी प्रकार की कैलीग्राफी लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल में देखी जा सकती है। और इतने वर्षों के बाद भी, तकरीबन 700-800 वर्ष बीतने के बाद भी, इसका जो मुख्य केंद्र है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। और यदि आप अपनी नज़रों को इसके बाजू वाले हिस्से में लेकर जाएंगे तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के काफ़ी सारे हिस्से आप यहीं से देख सकते हैं कि जो बाहरी भाग है वो आपको दिखाई दे ही जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बाकी हिस्सों में लेकर जाऊंगा, जहां पर इसके इतिहास से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।